हेलो गाइस, वेलकम टू योर सॉल्यूशंस। मैं आशीष, आपका ट्यूटोरियल गाइड, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस ट्यूटोरियल में। ऑटोकैड बिगिनर सीरीज़ के ट्यूटोरियल 3 आज हम चालू करने वाले हैं। और आपने अगर ऑटोकैड ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर थर्ड ट्यूटोरियल पे आइए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा और बेसिक नॉलेज नहीं पता चलेगा। अगर आप बेसिक नॉलेज जानते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ऑटोकैड ऑन कर लेते हैं। और इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिक लाइन कमांड्स को यूज़ करते हैं। बेसिक लाइन्स कमांड बताए थे, उसको इरेज कैसे करना है, वो सब बताया था मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कितने टाइप की मॉडल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के मॉडल्स हम क्रिएट कर सकते हैं ऑटोकैड में, और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं 2D मॉडल्स 3D मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए, और क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मेथड्स क्या क्या हैं। सो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप करे बिना। सो चलिए शुरू करते हैं आगे। सो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ जिसमें कैसा है कि अगर हम लाइन कमांड को यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आप कोई भी कमांड यूज़ करें। सो आपको कोई भी कमांड आपने सिलेक्ट किया है, उसको सिलेक्ट हुआ है, आप यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कब रेडी होता है वो कमांड, वो देखने के लिए आप देखिए, मैं जैसे लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लाइन सिलेक्ट हो गई है। तो अगर आपको नहीं पता चले कि लाइन सिलेक्ट हुई है, कोई भी कमांड सिलेक्ट किया आपने, वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, आपने कोई भी कमांड सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको एरो के पास देखिए, आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा छोटा सा। अब मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, लाइन कमांड मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए एरो चला गया। इसका मतलब आपका कमांड एक्टिव हो गया है आप यूज़ करने के लिए। सो ये थी एक छोटी सी ट्रिक, क्या क्या आप जान सकें कि आपका जो आपने कमांड सिलेक्ट किया है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब। सो चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं कि हम 2D मॉडल्स क्या होते हैं, 3D मॉडल्स क्या होते हैं, 2.5D मॉडल्स क्या होते हैं। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 2D मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं 2D मॉडल्स। सो 2D मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्राइंग और मॉडल जो क्रिएट करा गया हो 2 डायमेंशन स्पेस में, कोई भी मॉडल और कोई भी ड्राइंग जो क्रिएट होती है 2 डायमेंशन स्पेस में, उसको हम कहते हैं 2D मॉडल। एग्जाम्पल इसका है ऑर्थोग्राफिक व्यू, जिसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताते जाऊंगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, इसके बारे में भी। सो देन हमारे पास नेक्स्ट आता है 3D मॉडल। 3D मॉडल एक वो मॉडल होता है, एनी ड्राइंग और मॉडल विच इज़ क्रिएटेड इन 3D स्पेस। वो ड्राइंग और वो मॉडल जो क्रिएट करा गया हो थर्ड डायमेंशन स्पेस में, इसको हम कॉम्प्लेक्स 3D भी बोलते हैं और 3D मॉडल भी हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास 2.5D मॉडल। 2.5D मतलब 2.5D मॉडल को हम यूज़ करते हैं। ये भी एक टाइप का 3D मॉडल ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म थिकनेस होती है और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक व्यू होता है। सो इसमें क्या हो जाता है कि यूनिफॉर्म थिकनेस देखी जाए तो हमारी जो बुक की थिकनेस होती है, मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए, लैपटॉप्स ले लीजिए, नोटबुक्स देख लीजिए, ये सब होता है। और क्रॉस सेक्शनल एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक्स में आप ले लीजिए कोई ग्लास है, प्लेट है, ये सब चीज़ें आती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स में जाते हैं हम, टेक्निक्स टू क्रिएट 2D 2.5D एंड 3D मॉडल्स को। तो इसकी टेक्निक्स में हमारे पास 3 टेक्निक्स आती हैं। वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स, देन हमारे पास दूसरी आती है सरफेस मॉडलिंग टेक्निक्स, देन थर्ड आती है हमारे पास सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स। सो ये 3 बेसिक टेक्निक्स हैं
जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी हम देखें तो वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स होती है वो 2D और 2.5D के लिए यूज़ होती है बेसिकली। एंड सरफेस मॉडलिंग टेक्निक्स जो होती है वो हमारी होती है 2.5D एंड 3D मॉडल्स के लिए, और सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स जो होती है वो होती है 2.5D एंड 3D मॉडलिंग मॉडल्स के लिए। देन हम देखें, अगर हम वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स की बात करेंगे और हम इसको देखेंगे कि वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। वायर फ्रेम, सी नाम से ही पता चल जाता है कि वायर फ्रेम मीन्स एक वायर्स के थ्रू, एक लाइन के थ्रू हमारी बनाई गई हुई कोई शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं वायर फ्रेम। वायर से एक सिंगल पीस ऑफ लाइन जिसको हम यूज़ करके हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकें उसे। देखिए, और ये जो है वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स वो यूज होती है 2D 2.5D एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर 3D, बट अप टू सम एक्सटेंट। कुछ लिमिट तक ही, कुछ एक्सटेंट तक ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं 3D में। और अगर आप देखे जाएंगे तो वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स को लगभग 3D में यूज़ नहीं करा जाता है, क्योंकि वो फिर आप सिंगल सिंगल लाइन ले लेके कितना 3D में दिखाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो कुछ एक्सटेंट तक हम इसको 3D में यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने आपको पहले बता दिया था सरफेस मॉडलिंग टेक्निक्स 2.5D और 3D के लिए यूज़ होती है, और सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स 2.5D और 3D ये भी उसके लिए यूज़ होती है। सो वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स में आते हैं हम। वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स मतलब कि वो टेक्निक, द नंबर ऑफ लाइंस इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ फ्रेम, वायर फ्रेम टेक्निक्स। सो इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ, वायर फ्रेम मतलब ये क्या हो गया, ये एक वायर के शेप में है। मान लीजिए ये एक वायर है, बराबर, ये लाइन हमारी है, ये वायर फॉर्म में है। अब हम इसका यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, तो हमको कितने साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। और हम इसको देखिए, 1 साइड, देन ये हमारी लेंथ हो गई, देन वापस विड्थ हो गई, और ये हमारी लेंथ हो गई, एंड पॉइंट। सो देखिए आप, हमने एक वायर को लेके हमने एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब एक सिंगल लाइन के थ्रू हमने, लाइंस के ही थ्रू हम सब बनाते हैं, लाइंस के थ्रू हमने एक रेक्टेंगल बनाया, बराबर। तो ये हो गया, हमने इसको एक इंटरकनेक्टेड किया लाइंस को, और हमने एक रेक्टेंगल बनाया। सो इसका मतलब हो जाता है वायर फ्रेम। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है द नंबर ऑफ लाइंस इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वायर फ्रेम टेक्निक्स। अब हम एंटिटीज़ की बात करें तो ये जो एंटिटीज़ क्या होते हैं, ये जो एंटिटीज़ हैं ये सब, सो ये जो एंटिटीज़ हैं, सिंपल एंटिटीज़ मतलब सिंपल जियोमेट्रिक एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन अ वायर फ्रेम इज नोन एज अ एंटिटीज़। सो इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए ये हम इसको डिलीट करते हैं। देखिए, हम एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो देखिए एंटिटीज़ में क्या आ जाता है कि लाइन ले लीजिए, देन एस्केप, देन सर्कल ले लीजिए, देन रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लीजिए, बरोबर। देन आप आर्क ले रहे हैं, ये हमने आर्क हो गया ये हमारा। देन आप अगर पॉलीगॉन कर रहे हैं, देन ये हमारा पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। तो हम ये सब जो बेसिक ड्राइंग, बेसिक जो हम एंटिटीज़ को यूज़ करके इसको एक इंटरकनेक्ट करके हम ये सारी चीज़ को हम इंटरकनेक्ट करके जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेम मॉडलिंग टेक्निक्स और एंटिटीज, देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा है सिंपल जियोमेट्रिक एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन अ वायर फ्रेम इज नोन एज अ एंटिटीज। एग्जाम्पल्स के लाइक बता दिया था, लाइंस को यूज़ करते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स, आर्क, पॉलीगॉन्स, ठीक है।
यहाँ से आप एलिप्स भी कर सकते हैं, एलिप्स आर्क। देन ये देखिए, ये एलिप्स हो गया, ठीक है। सो सॉरी, ये हमारा एलिप्स हो गया, ये एलिप्स बन गया, एलिप्स आर्क बन गया ये। सो ये सब जो चीज़ों को हम यूज़ करके, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं वायर फ्रेम, वायर फ्रेम, बरोबर। सो अब हम देखते हैं नीचे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मतलब कि ये जो सिस्टम्स होता है इसको आप यूज़ करके कैसे डिज़ाइन बना सकें। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को क्या हुआ कि हम तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गया, देन इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गया, देन हमारे पास हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बराबर। सो आज हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, और मैं आपको ये सिस्टम्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। सो ध्यान से समझिएगा इसको। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, आप इसको समझ जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को भी इजीली समझ जाएंगे। सो देखते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्स एक्सिस ले लिया हमने, और वाई एक्सिस है ये दो। सिंपली ग्राफ की तरह सोच के करिए, ग्राफ एक बार दिमाग में ग्राफ की तरह सोच लीजिए इसको। ये ग्राफ है जिसका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। देन हमारा जो डिस्टेंस है, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो 0 0 से करते हैं, देन ये इसलिए ये 0 0, बराबर, 0 0 से करते हैं। और यहाँ से सपोज मैं यहाँ से, आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है, ये ये जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की है, ये ब्लैक वाली लाइन, बराबर। ये जो लाइन है यहाँ से 1,1 से 11,1 तक की, वो 10 सेंटीमीटर है, बराबर। और हमारे जो यहाँ से लाइन चालू हुई है तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ से ये 0 है, ये 1 है, तो ये इनका डिस्टेंस क्या हुआ 0 1 का, तो 1 ये 1,1 कैसे आया हमारे पास। सो यही हम देखते हैं, ये इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच का, 0 से 1 तक का, बराबर। और यहाँ पे क्या है, इनकी इसकी हाइट यहाँ तक क्या है 1, बराबर, हमने इसको ले लिया। देन इसमें क्या हो रहा है कि ये कहाँ से आया 1 से, हम हाइट कितनी गई है ऊपर वाई एक्सिस में कितना आ रहा है 1। सो कैसा हो गया ये हमारा सिस्टम कि एक्स एक्सिस से 1, एक्स एक्सिस का 1 एंड वाई एक्सिस का 1, तो 1,1। अब हम यहाँ से 10 लेंथ इंक्रीज करते हैं 10 तक, 10 की, बराबर। सो ये 10 इंक्रीज हुआ तो हमारा यहाँ पे आने के बाद कितना बन गया 11,1। 11,1 क्यों बना हमारा ये, सॉरी, हमारा ये 11,1 बन गया, बराबर, ये 11,1। सो ये 11,1 कैसे बना, ये आप बोलेंगे 10,1 होना चाहिए ये, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है और ये वाई एक्सिस 1 है, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कंसीडर कर रहे हैं 0 से। सो यहाँ से 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 11,1, इसलिए हमने 11,1 लिया। अब सपोज मान लीजिए कि हम ये जो वाई एक्सिस है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं 5, बराबर, 5 हमने इंक्रीज़ किया तो कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये यहाँ तक का 1 था, बराबर ना। ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारी लेंथ है, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, ये यहाँ तक ये हमारा वाई एक्सिस का 1 था। देन हमको 5 और इंक्रीज़ किया हमने, तो क्या बन जाना चाहिए, ये 5 इंक्रीज़ हुआ वो तो है ही, देन हमको नीचे वाला भी तो 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 11,6। मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस है वो 11 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 11 है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का हमारा 6, बराबर। इस तरीके से कंसिडर करिए। और उसके बाद हम मान लीजिए ये ब्लू लाइन को देखिए। सो ये वाली लाइन को जो अब हम वापस 10 पीछे ले जाते हैं, बराबर, 10 सेंटीमीटर मान के चलिए, 10 mm पीछे ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
यहाँ से यहाँ तक का हमारा 11,6 था, तो हम 10 वापस पीछे ले गए। 10 पीछे ले गए तो क्या हो गया, 11 माइनस 10 कर दीजिए। यहाँ पे जो भी हो पिछला पॉइंट उससे माइनस 10 कर दीजिए, जितना भी पीछे गए हैं। यहाँ हम 10 गए हैं और यहाँ पे हमारा 11 था, तो कितना बचेगा 1,6। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और डिटेल में कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। ऑटोकैड में कैसे यूज़ करें जाए, इसका कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखने वाले हैं एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखने वाले हैं। अगर आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ जाएंगे अच्छे से, तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई इश्यू नहीं होगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और बस ज़ोरों से लाइक बटन को दबा दीजिए। मैं आशीष, आपका ट्यूटोरियल गाइड, आज साइन आउट करता हूँ यहाँ से ट्यूटोरियल से। एंड प्रैक्टिस करिएगा एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग ऑटोकैड। थैंक यू सो मच गाइज।